भरी दोपहरी, आलीशान फार्म हाउस, गोलियों का शोर सन्नाटे को चीरते हुए खत्म कर देता है दो जिंदगियां। पोंटी चड्ढा और हरदीप चड्ढा, दो सगे भाई, एक ही खून, एक ही घर, प्रॉपर्टी का विवाद, गोलीबारी और खत्म। क्या बस यही थी कहानी? क्या खास है इनके बारे में? कौन थे ये भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं तीतर की खास पेशकश तहकीकात, और आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे एक कहानी जो सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है। ये है पावर, पैसा और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की तहकीकात। सड़क किनारे चकना बेचने से लेकर 15,000 करोड़ रुपए का चड्ढा ग्रुप साम्राज्य खड़ा करने वाले कुलवंत सिंह चड्ढा और उनके बेटे पोंटी चड्ढा की कहानी, लिकर किंग बनने के सफर की और उस सफर के दर्दनाक अंत की कहानी। कहानी शुरू होती है मुरादाबाद की तंग गलियों से, जहां एक लड़का अपने पिता के साथ शराब की दुकान के बाहर नमकीन और पकौड़े बेचा करता था। नाम था गुरदीप सिंह चड्ढा उर्फ पोंटी चड्ढा। गरीबी से लड़ रहे उनके पिता कुलवंत सिंह की जद्दोजहद के बाद जब उन्हें शराब की दुकान का लाइसेंस मिला, तब उनकी किस्मत के पन्ने पलटने शुरू हुए और लिखने लगे चड्ढा साम्राज्य का चमकता इतिहास, जिसे आगे चलकर खून के छींटों से मैला भी होना। धीरे धीरे पोंटी ने कारोबार संभालना शुरू किया और फिर वो हुआ जो चमत्कार से कम नहीं था। उसने पूरे उत्तर भारत में जाना माना शराब का सिंडिकेट खड़ा कर दिया, जिसे बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स की लिस्ट में वेव ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चाहे सत्ता सपा की हो या बसपा की, एक नाम हमेशा गूंजता रहा, पोंटी चड्ढा। साल 2005 में मुलायम सिंह की सरकार ने पोंटी को बच्चों की एक बड़ी योजना का ठेका दिया। फिर 2007 में आई मायावती सरकार और पोंटी का कद और भी बढ़ गया। साल 2009 में मायावती सरकार के कार्यकाल में पोंटी को उत्तर प्रदेश में शराब का एकमात्र वितरक नियुक्त किया गया। ये कोई छोटा ठेका नहीं था, ये पूरे राज्य की शराब व्यापार पर नियंत्रण था। आरोप लगे कि उन्होंने सस्ती शराब खरीदकर उसे अत्यधिक दरों पर बेचा। इस विवाद के बावजूद वे लगातार और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीतते रहे। 2009 में आबकारी नीति ही बदल दी गई ताकि शराब की दुकानों का पूरा ठेका सिर्फ पोंटी को मिले। पहले लॉटरी से दुकानें मिलती थी और अब रिन्यूअल से, यानी जो पहले से जिसके पास थी वही फिर उसे मिलती थी, और ये सब होता था सिर्फ एक आदमी के कहने पर। पोंटी का वर्चस्व ऐसा था कि आबकारी विभाग के अफसरों की तैनाती तक उसके इशारों पर होती थी। किस जिले में कौन अफसर जाएगा, ये फैसला चड्ढा ग्रुप तय किया करता था। 2010 से 11 में यूपी के लगभग हर जिले में पोंटी का नेटवर्क था। एक वरिष्ठ पत्रकार बिशन कुमार के अनुसार पोंटी तय करते थे कि किस ब्रांड की शराब बिकेगी और किसकी नहीं। कंपनियां मजबूर थी, उन्हें पोंटी को खुश रखना पड़ता था। जो पैसा ऊपर जाता था उसे शराब कारोबारी पोंटी टैक्स कहते थे। पोंटी की पहुंच सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रही और ना ही वो वहां रुका। उत्तराखंड के बागेश्वर और हल्द्वानी से लेकर नोएडा तक खनन, चीनी मिले, वेव मॉल्स, रियल एस्टेट, पोंटी चड्ढा का साम्राज्य फैलता ही चला गया। बोला नदी से खड़िया खनन तक, बागेश्वर से विदेशों में पाउडर की सप्लाई तक, वेव सिटी जैसी हाईटेक टाउनशिप की नींव और नोएडा के सेक्टर 18 में बना उनका आलीशान मॉल। यहाँ तक कि एक पूरी मार्केट गिरा दी गई सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें उनकी मनपसंद जमीन दी जा सके। उनके रसूख की ताकत इस बात से साफ थी कि उनकी कंपनी ग्रेट फूड वैल्यू को उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए पोषण सप्लाई का करोड़ों का ठेका मिला, वो भी लगातार 3 सालों के लिए। 2012 में अखिलेश यादव सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से उन्हें दिलवा दिया, लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। लखनऊ के एक विधायक शारदा प्रताप शुक्ला ने इस सप्लाई चेन में घोटाले का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग कर डाली। साल 2012 में कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीएसपी सरकार ने सरकारी चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव बेच दिया।
जिन कंपनियों को इसका फायदा मिला उनमें वेव इंडस्ट्रीज और पीबीएस स्पोर्ट्स शामिल थी। दोनों ही पोंटी की कंपनियां थी। विपक्ष ने सरकार पर नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। फरवरी 2012 आयकर विभाग ने पोंटी चड्ढा के दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्थित 17 ठिकानों पर छापे मारे। इनमें नोएडा का वेज मल्टीप्लेक्स और दक्षिण दिल्ली में उनका 13 एकड़ का फार्म हाउस भी शामिल था। छापों में 11.61 करोड़ रुपए की नकदी, गहने और एफडी जब्त की गई। लेकिन कहा जाता है कि चड्ढा को छापे की भनक पहले ही लग गई थी। उन्होंने तिजोरी खाली कर दी थी और केवल एक चांदी का सिक्का छोड़ दिया था, मानो सिस्टम को चुनौती दे रहे हों। नवंबर 2012 में पोंटी की मौत की कहानी उसी रसूख और सत्ता संघर्ष का अंत बन गई। उनके छोटे भाई हरदीप सिंह चड्ढा के साथ संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहे थे। पिता कुलवंत सिंह की मौत के बाद संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था। हरदीप को डर था कि वह सब कुछ खो देगा। उसने वकील से बात कर ली थी, कानूनी सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने की बात भी कही थी। 17 नवंबर 2012 की सुबह छतरपुर स्थित फार्म हाउस नंबर 42 में दोनों भाई आमने सामने आए। बहस हुई। पोंटी ने धक्का दिया, हरदीप ने पिस्तौल निकाली और गोलियां दाग दी गई। जवाबी फायरिंग में हरदीप भी मारा गया। करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। पोंटी को घायल अवस्था में फोर्टिस ले जाया गया, पर अफसोस वह बच न सका। उनके गार्ड नरेंद्र कुमार भी घायल हुए थे और कुछ समय बाद वे भी चल बसे। हरदीप के वकील गौरांग कंठ के मुताबिक घटना से कुछ देर पहले ही उन्हें हरदीप ने फोन पर आशंका जताई थी कि वह अपनी सारी संपत्ति खो देगा। पिछले 6 महीनों से एक शांतिपूर्ण समझौते की कोशिश चल रही थी, लेकिन अफसोस अंत बेहद खौफनाक और हिंसक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू हुई, लेकिन रसूखदारों के नेटवर्क और राजनीतिक गठजोड़ के चलते बहुत कुछ अधूरा ही रह गया। इस केस में जितने जवाब मिल सके उससे कई ज्यादा सवाल पीछे छूट गए। उस समय का चड्ढा ग्रुप और आज के समय के वेव ग्रुप के वर्तमान मालिक मनप्रीत सिंह चड्ढा और राजू चड्ढा हैं, जो गुरदीप सिंह चड्ढा यानी पोंटी चड्ढा के बेटे हैं। पोंटी चड्ढा की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक साम्राज्य के संस्थापक के पतन की कहानी थी, जिसे शराब, सत्ता और सीक्रेट से खड़ा किया गया था। जो आदमी सत्ता के गलियारों में गूंजता था, आज एक केस फाइल बनकर रह गया। इनकम टैक्स रेट की खबरें जिस पोंटी तक पहले ही पहुंच जाती थी, प्लॉट, ठेके, नीतियां, सब कुछ जिसके इशारे पर चलता था। जिंदगी की स्क्रिप्ट में एक ऐसा सीन आया जहां ना रसूख बचा न पैसा, बस एक गोली और खून से खून का अंत। सवाल वही है, क्या हर साम्राज्य की बुनियाद खून से ही लिखी जाती है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइएगा। आज की तहकीकात के एपिसोड में बस इतना ही। मैं मनवीन फिर लौटूंगी एक क्राइम स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में। देखते रहिए तीतर।